सूरज खोपड़ी पर निकल आया है, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, अब तो उठ जाओ महाराज, कभी खेतों की तरफ भी चले जाया करो। अरे थोड़ी देर और सोने दो ना। खेतों में बीज तो डाल ही दिए थे, अब क्या काम बाकी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सिर्फ बच्चों को पैदा कर देते, उसके बाद उन्हें पढ़ा लिखा क्यों रहे हो, उन्हें खाना पीना क्यों खिलाते हो। बीज डालने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे आलस के चक्कर में मैंने सारे काम तो कर दिए, कम से कम पानी तो लगा कर आओ जाकर। अरे मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, अभी मुझसे उठा नहीं जाएगा। जया का पति सूरज एक नंबर का आलसी और कम बुद्धि वाला था। जब वो नहीं उठा तब जया खुद खेतों में गई और पानी लगाने लगी। पानी लगाते हुए वो अपनी जिंदगी को कोसने लगी। पता नहीं किस आलसी से मेरी शादी करा दी मेरे माँ बाप ने, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। खेतों में पानी डालने के बाद जैसे ही जया घर पहुंची तो देखा कि उसके दोनों बच्चे घर वापस आ चुके थे। अरे बच्चों, आज तुम दोनों बहुत जल्दी आ गए, आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? दोनों बच्चों का चेहरा उतरा हुआ था। माँ के बार बार पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, माँ हमारी फीस नहीं जमा है ना, इसीलिए स्कूल वालों ने हमें स्कूल से निकाल दिया। ये बात तुम लोगों ने अपने बाप को बताई? बताई थी, लेकिन वो सो रहे हैं, उन्होंने बोला कि मुझे सोकर उठने दो फिर देखता हूँ। अरे यार, क्यों तुम लोग सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो हैं? स्कूल वालों ने निकाल दिया तो क्या हुआ, वैसे भी पढ़ाई लिखाई करने से होगा क्या? आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं घर में। आप तो कुछ बोलो ही मत, चुपचाप जाकर सो जाओ। बच्चों तुम लोग कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। जया किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए रात में उसने अपनी अलमारी खोली जिसमें सोने के झुमके रखे हुए थे। अब मेरे पास यही आखिरी उम्मीद बची है, इन्हें बेचकर कुछ दिन घर चला लूंगी और अपने बच्चों की फीस जमा कर दूंगी। इसके बाद तो सारी उम्मीदें ही खत्म है, पता नहीं क्या होगा हमारा। शाम को जया अपने झुमके लेकर मार्केट गई और उसे बेचकर कुछ सब्जियां, खेतों के लिए कुछ कीटनाशक दवाएं लेकर आ गई। बच्चों, कल तुम लोग मेरे साथ स्कूल चलना, मैं फीस जमा कर दूंगी। और ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ गए? माँ, पापा तो बड़े पापा से मिलने गए हैं। ये सिर्फ अपने बड़े भाई की बात मानते हैं, वो एक दिन इन्हें बर्बाद कर डालेंगे। खुद तो इधर उधर से चालाकी करके पैसा कमाई करते हैं, ढेर सारा पैसा है उनके पास। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने बड़े भाई के पास बैठकर ताश खेल रहा था। भैया, जया जब देखो तब मुझे ताने मारा करती है। अरे तो फिर जमा कर दो ना, देखो मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है इस गाँव में, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है इस गांव में। तुम ऐसा करो, अपना खेत बेच दो, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और इस गांव में फैक्ट्री भी लग जाएगी। भैया, ये आपने बिल्कुल सही कहा, आप अपने क्लाइंट से बात कर लो, कल मैं आ जाऊंगा टाइम पर। सूरज जब रात में घर वापस आया तब उसने ये बात अपनी पत्नी जया को भी बताई। जया, मैं अपने खेत बेचने वाला हूँ, भैया ने एक बहुत अच्छा क्लाइंट ढूंढा है, वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, हमें ढेर सारे पैसे भी मिल जाएंगे और बच्चों की फीस भी जमा हो जाएगी। तुम्हारे भैया तुमको बुद्धू बनाकर कम पैसों में तुम्हारा खेत खरीद लेंगे और तुम यहाँ घंटा बजाते रह जाओगे। सुबह जया जल्दी उठकर मार्केट चली गई। सूरज अभी तक सो ही रहा था। वो किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर खुजली की दवाई मांगने लगी। ये लो बहन जी, दांत खाज, खुजली, गमौरियों से 7 जन्मों के लिए छुटकारा मिल जाएगा इससे। आप और आपका बदन भी परेशान हो जाएगा कि मुझे खुजली क्यों नहीं हो रही। देखो, अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद करो, मुझे खुजली बंद करने की दवा नहीं बल्कि ऐसी दवा चाहिए जिससे लगातार खुजली होती रहे। लगता है अपनी सास के लिए ये दवाई ले जा रही हो आप। देखिए, आपके पास कोई ऐसी दवाई हो तो दीजिए, वरना मैं दूसरे मेडिकल स्टोर जाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, ये लीजिए, ये दवाई आप खाने में मिलाकर जिसे भी खिला देंगी उसके पूरे बदन में 4-5 घंटे तक लगातार खुजली होती रहेगी और खुद शांत हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। जया घर वापस आ गई। अभी तक उसका पति सो ही रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, उन्हें स्कूल छोड़कर आई और फीस भी जमा कर दी। लौटकर जब घर आई तब उसने अपने पति को खाने में वही खुजली वाली दवा मिलाकर खिला दी। खाना खाने के बाद उसे खुजली होना शुरू हो गई। उसने खुजाना शुरू किया, लेकिन जितना वो खुजाता था खुजली उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अरे हे भगवान, इतनी खुजली कहाँ से हो गई? अरे जया, जरा मेरी पीठ खुजाना। अरे और तेज और तेज। अरे इससे कुछ नहीं होगा, जल्दी से चाकू लेकर आओ। जया को तो सब पता ही था। ऐसा करते करते कई घंटे बीत गए। उसके बच्चे भी घर वापस आ गए। अरे बच्चों, मेरे बदन में बहुत तेज खुजली हो रही है, जरा तुम दोनों मिलकर मेरी पीठ खुजाओ ना। तुम दोनों के नाखून बहुत बड़े हैं। दोनों बच्चों ने पूरी ताकत से सूरज को खुजाना शुरू किया, लेकिन खुजली अभी भी बंद नहीं हो रही थी। जब 4-5 घंटे बीत गए तब खुजली खुद ब खुद थोड़ी शांत होने लगी, लेकिन तुरंत ही जया ने फिर से खाने में दवा मिलाकर सूरज को खिला दी। हाँ, ये सही रहेगा। जब मैं उछलने कूदने लगता हूँ, अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेता हूँ, तब मेरा ध्यान खुजली से हट जाता है। ऐसा करता हूँ, उछलता कूदता ही रहता हूँ। हाँ। खेतों में जाकर काम करो, काम करोगे तो खुजली का एहसास नहीं होगा। अभी आपने कहा ना।
हाँ हाँ जया, ये सही रहेगा। आज पूरा दिन खेतों में काम करूंगा। हाँ हाँ। खेतों में पहुंचकर वो जल्दी जल्दी काम करने लगा। तभी उसे ढूंढता हुआ उसका बड़ा भाई वहाँ पहुंच गया। अरे सूरज, तुम बंदरों की तरह क्यों इधर से उधर कूद रहे हो? अरे तुम्हें पता है ना, क्लाइंट हमारा इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो। उसका बड़ा भाई कम रेट में उससे खेत लेना चाह रहा था, इसलिए उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरज को तो खुजली मची थी, इसलिए वो नहीं गया। अब जया हर रोज उसके खाने में वही खुजली वाली दवा मिला देती थी, जिससे सूरज दिन भर खेतों में ही काम किया करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और जब फसल तैयार हुई तो उसे देखकर जया और सूरज दोनों खुशी से झूम उठे। जया, ये देखो हमारी फसल, देखो एक बार, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी हुई है। हम तो माला माल हो जाएंगे जया। आप दिन भर खेतों में काम किया करते थे तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही था। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जब उन लोगों ने वो फसल बेची तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ महीनों के लिए अनाज बच गया और ढेर सारे पैसे भी आ गए। दिन भर उछल कूद करते हुए, खेतों में मेहनत करते हुए उसके दिमाग में जो चर्बी चढ़ गई थी वो पूरी तरीके से अब उतर चुकी थी। अब वो भी समझदार हो चुका था। अब आपको समझ में आया? आप खेत बेचने जा रहे थे, उससे क्या हो जाता? जो भी पैसे मिलते खर्चे हो जाते। देखिए, हमने फसल बेचकर लाखों रुपए कमा लिए हैं और खेत भी हमारे पास है। तुमने बिल्कुल सही कहा जया। आलस के चक्कर में मेरी खोपड़ी में चर्बी जम गई थी, जो कि मेरी मेहनत करने से अब उतर चुकी है। जितने की ये फसल बिकी है उससे 4 गुना कम में भैया मेरा खेत बिकवा रहे थे। मैं तो लुट जाता। चलिए, अब आपकी अकल ठिकाने आई गई है तो आपको एक सच्चाई मैं बता देती हूँ। ये सब कुछ आपकी खुजली की वजह से हुआ ना, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये खुजली अचानक हुई क्यों? मेरी वजह से। मैं ही आपके खाने में हर रोज खुजली की दवाई मिला देती थी, तभी ये सब संभव हो पाया। जया, अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती ना तो मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आने वाला था, लेकिन अब मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा और खेतों में खूब मेहनत करूंगा। अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा ताकि वो बड़े आदमी बने। इस तरह से जया की चालाकी से सूरज का पूरा दिमाग ही बदल गया। उसका आलस भी छूट गया। अब वो लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। दीनापुर नाम के गांव में आशा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पर होने की वजह से उसमें खूब गुस्सा भर गया था और वो लोगों पर खूब चिल्लाती थी। लेकिन आशा देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की ओर खींच लाती थी। एक रोज, अरे वाह, इस मटर पनीर में से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भरपूर मटर पनीर खाऊंगी। आज तो दावत है मेरी। अम्मा, आज क्या बना रही हो? बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर, हैं? और क्यों आई है यहाँ? माँ ने ये दूध भिजवाया था, उनके हाथ से आपका दूध गिर गया था ना। अच्छा ठीक है, चल जा अब यहाँ से। रेनू वहां से चली गई। उस दूध को देख आशा ने सोचा, मटर पनीर के साथ मैं खीर भी बना लेती हूँ। आज मीठे में खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब खीर बना रही हूँ तो साथ में थोड़ी पूरी भी निकाल लूंगी अपने लिए। वैसे भी तो कभी कभार ही पकवान खाने को नसीब होते हैं। लेकिन मावा तो है ही नहीं खीर में डालने के लिए। आशा देवी मावा लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसे बिरजू मिलता है। क्या बात है काकी, मावा? लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर पर। सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। अरे कभी हमें भी अपने घर पर बुलाया करो। क्यों? वो अपनी लुगाई को जाकर बोल, मैंने क्या तेरा कर्जा लिया है जो तुझे बनाकर खिलाऊं? हाँ। कुछ देर बाद आशा देवी घर पहुंचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खूब अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू सूंघकर उसकी पड़ोसिनें किसी न किसी बहाने से उसके घर आती हैं, लेकिन आशा देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहां से भगा देती है। जब सारा खाना पककर तैयार हो जाता है तो वो अपने लिए थाली में पकवान डालती है और खाने के लिए बैठती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, हे राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? भला मैं राम जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? राम 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 राम, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। आशा देवी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो भगवान को उसका भोग लगाने मंदिर जरूर जाती। उस रोज भी वो एक थाली में भोग निकालकर मंदिर चढ़ाने ले गई। क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो भगवान को?
आज पकवान बने हैं तो सोचा भगवान को भोग लगा दूं। भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया करो। तुम तो रहने ही दो पंडित, तुम्हारी जीभ कितनी चटोरी है ये सब हम अच्छे से जानते हैं। भगवान का लगाया हुआ भोग भी तुम खुद ही खा जाते हो, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सुनकर गुस्से में पंडित वहां से चला जाता है। आशा देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है और सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। हे राम, मेरा सारा खाना कौन खा गया, फटे मुंह उसका। आशा देवी रोते हुए मुखिया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया? भला ऐसा भी क्या खास बनाया था तुमने, हैं? जो चोर तुम्हारे घर से पैसे सामान न चुरा कर खाना चुरा ले गया भाई, हैं? मुझे पता होता कोई मेरा खाना चुरा लेगा तो मैं तो पहले ही रसोई में ताला लगा जाती। मुखिया उसको आश्वासन देता है कि वो जल्द ही उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर आशा देवी भूखे पेट ही सो गई। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, आज तुम फिर वही खाना बनाना जो तुमने कल बनाया था। अच्छा, और ठीक वही चीजें दोहराओ जो कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वो फिर उसे खाने आएगा। हाँ, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास अब उतने पैसे नहीं हैं। अरे ये लो पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी? आशा देवी फिर से वही सब पकवान बनाती है और आज के पकवान की खुशबू तो कल से भी ज्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे वही सब गांव वाले आशा देवी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आशा देवी ने फिर से सबको भगा दिया और पकवान बनाने के बाद फिर से भगवान को भोग लगाने मंदिर चली गई। हे प्रभु, कल तो तुमने मेरे खाने की रक्षा नहीं की, लेकिन आज तुम उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद करना। मंदिर में आशा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ चोर मुंह छुपाए आशा देवी के घर में घुस आता है। फिर जैसे ही उसने खाना शुरू किया वैसे ही मुखिया ने उसे दबोच लिया। तभी आशा देवी भी मंदिर से आ गई। आशा देवी उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पंडित ही था। पंडित, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। अब क्या करता आशा काकी, तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतने ही अच्छे हैं तुम्हारे हाथों के पकवान। तुम्हारे खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, और तुम तो जानती ही हो कि मेरी जीभ कितनी चटोरी है। अरे भाई, पंडित होकर चोरी? अब आज के बाद तुम गांव के मंदिर में से पंडित पद से हटाए जाते हो भैया। लेकिन कुछ भी कहो, आशा काकी, आपके हाथों के पकवानों की खुशबू की बात ही कुछ और है। ऐसी बात है तो बैठो मुखिया जी, मैं अभी परोसती हूँ पकवान। उस दिन आशा देवी के हाथ का खाना खाकर मुखिया भी हैरान रह गया। लाजवाब, क्या स्वाद है काकी। अब समझ आया क्यों गांव वाले तुम्हारे हाथों के पकवान खाने के लिए तरसते थे। काकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव में ढाबा खोलो जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी, साथ ही गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का बढ़िया पकवान भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं मुखिया जी? उसकी चिंता आप मत करो। अरे ढाबा खोल कर देने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी उसमें स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके बाद गांव में गरीब बुढ़िया की रसोई के नाम से एक ढाबा खुलता है जिसमें वो गरीब बुढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचती है। Thanks for watching.